हेलो स्टूडेंट, मैं हूं पंकज चौहान और आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्पेक्टर विद पंकज में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ के फार्मूले को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर वाइज फार्मूले का क्विक रिवीजन कराऊंगा, जिससे कि आने वाले 2022 बोर्ड एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छा अंक मैथ के पेपर में ला सकें। क्लास 10 के मैथ के फार्मूलों को मैं स्टार्ट करने से पहले आपको यह बता दूं कि आप सभी इस वीडियो को देखने से पहले आप अपने हाथ में एक कलम और एक कॉपी लेकर बैठे और साथ ही आप हमारे द्वारा बताए गए इन सभी महत्वपूर्ण फार्मूलों को अपने कॉपी में नोट कर लें। तो आइए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला चैप्टर लेते हैं, चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। और आप ध्यान दें कि मैं जो आपको चैप्टर वाइज या फार्मूला बताऊंगा वह आपके जो सिलेबस में 30% कट गया है, मैं उसको छोड़कर बाकी जितने चैप्टर से आपके यूपी बोर्ड के पेपर में प्रश्न बनेंगे, मैं केवल उन्हीं चैप्टरों का फार्मूला आपको रिवाइंड कराऊंगा। तो आइए देखते हैं पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं से पहला प्रकार का प्रश्न आपका बनता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r लेस देन इक्वल टू 0 एंड r लेस देन b के बराबर होता है, जिसमें हमारा a जो होता है यह भाज्य होता है, b भाजक होता है, q भागफल होता है और r शेषफल होता है, जिसमें एक फार्मूला बन जाता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। दूसरा फार्मूला होता है इसमें प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो कभी कभी आपके एग्जाम में इस फार्मूले से डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल पूछ लेता है। अब तीसरा प्रकार का प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में दशमलव का प्रसार। तो दशमलव का प्रसार दो प्रकार से हम कर सकते हैं, पहला शांत दशमलव और दूसरा अशांत दशमलव। शांत दशमलव यानी जिसके दशमलव के बाद हम अंकों को गिन सकते हैं, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? शांत दशमलव। अशांत दशमलव किसे कहते हैं? जिसमें दशमलव के बाद अंकों को हम नहीं गिन सकते हैं, तो उसे अशांत दशमलव कहते हैं। तो आप शांत दशमलव और अशांत दशमलव को पहचानने का एक सिंपल तरीका आप याद रखिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, यदि हर का प्रसार करते हैं, यानी कोई भी आपको अंश और हर के रूप में यदि दिया हो और कहे कि बताइए यह किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, तो यदि हर का हम प्रसार करते हैं और यदि हर में 2m या 5 के पावर n के रूप का है, तो वह शांत दशमलव होगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है 2/10। तो यदि हम हर का प्रसार करें तो 2/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × 5। तो इसमें देखिए हमारा 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, तो इसलिए यह शांत दशमलव का प्रसार होगा। दूसरा नोट याद रखिएगा आप कि यदि हर का प्रसार करने पर 2^5 या पावर n के रूप का वह नहीं प्राप्त होता है, तो हम क्या कहेंगे कि वह अशांत दशमलव होगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है 29/343। तो देखिए यदि हम हर को या हर का प्रसार करें तो क्या हो जाएगा? 7 × 7 × 7। तो इसमें न ही हमारा कहीं 2 आ रहा है और न ही कहीं हमारा 5 आ रहा है, तो इसलिए यह हमारा अशांत दशमलव होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में पहला ध्यान रखिएगा, दो चरों वाला रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के रूप का होता है। दूसरा ध्यान रखिएगा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। तीसरा, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल, यानी कोई भी आपको ग्राफी विधि से यदि रैखिक समीकरण युग्म का हल निकालना हो तो कैसे हम निकालेंगे? तो हम मान लेते हैं कि यदि दो रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 हो, तो अब इसमें तीन कंडीशन बनेंगे। पहला कंडीशन होता है जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी
यदि मान लेते हैं यह हमारी पहली रेखा है A1 A2 और यह दूसरी रेखा है हमारी B1 B2 और यह एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं। कब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं? जब A1 अपान A2 और B1 अपान B2 का रेशियो एक दूसरे के बराबर नहीं मिलता है। तो इस कंडीशन में जो उस रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा वह अद्वितीय हल होता है तथा जो हमारा रैखिक समीकरण युग्म होगा वह संगत होगा। इस चीज को आप याद रखिएगा कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 होता है और रैखिक समीकरण युग्म का हल अद्वितीय हल होगा, जबकि रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। अब दूसरा कंडीशन इसमें बनता है जब रेखाएं समपाती हो। समपाती मीन्स कि यह A1 और A2 के ऊपर एक अन्य रेखा B1 और B2 स्थित हो, एक दूसरे के ऊपर रखी हो, तो इनका क्या होता है कंडीशन कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के समपाती होती हैं तो A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2, यानी तीनों का रेशियो एक दूसरे के बराबर होता है और इस रैखिक समीकरण युग्म का हल अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, जबकि जो रैखिक समीकरण युग्म होगा वह संगत होगा। तो इसमें भी याद रखिएगा कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के समपाती हों तो A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 होता है और उस का हल अपरिमित रूप से अनेक होगा, जबकि रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। और तीसरा कंडीशन होता है जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो। जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो तो देखिए ये हमारी पहली रेखा है A1 और A2 और दूसरी रेखा है B1 और B2, यह दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो इस केस में हमारा A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 होता है और इस केस में हमारा कोई हल नहीं होता है, जबकि जो रैखिक समीकरण युग्म होगा वह असंगत होगा। तो आप यह तीनों कंडीशन याद रखिएगा कि जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो क्या कंडीशन होता है, जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो क्या कंडीशन होता है, और जब रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती हैं तो क्या कंडीशन होता है। और चौथे प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है कि रैखिक समीकरण युग्म का बीजगणितीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो यह तीन बीजगणितीय विधि भी आप याद रखिएगा। पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा ब्रजगुणन विधि। यदि आप यह तीनों विधि नहीं जानते हैं तो उसका मैं डिटेल में वीडियो बनाकर अपने चैनल के प्लेलिस्ट में रखा हूं, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण से याद रखिएगा पहला द्विघात समीकरण का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है जहां a नॉट इक्वल टू 0 हो। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप याद रखिएगा। नेक्स्ट विविक्तिकर। विविक्तिकर का फार्मूला याद रखिएगा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विविक्तिकर कहते हैं। तीसरा मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति में तीन कंडीशन होते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, जबकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो अर्थात पॉजिटिव हो तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। और तीसरा कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 अर्थात नेगेटिव हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। नेक्स्ट याद रखिएगा द्विघात समीकरणों के मूलों का योगफल व गुणनफल। तो मान लेते हैं कि माना कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में मूल अल्फा व बीटा हो तो मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस x का गुणांक अपान x स्क्वायर का गुणांक बराबर माइनस बी अपान ए। देखिए माइनस x का गुणांक तो x का गुणांक क्या है b, तो क्या है माइनस, तो माइनस बी, स्क्वायर का गुणांक तो a, तो इसलिए मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी अपान ए, जबकि मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद मीन्स कांस्टेंट वैल्यू c अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a, तो c अपान a। नेक्स्ट याद रखिएगा द्विघात समीकरण बनाना जब मूल दिए हों। यदि आपको मूलों का योगफल दिया हो और मूलों का गुणनफल दिया हो तो कैसे
हम द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो यह फार्मूला याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में मूलों का योग गुणे यक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। या इसी को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। और इसमें लास्ट याद रखिएगा कि यदि कोई त्रिघात समीकरण ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 में यदि मूल अल्फा बीटा व गामा हो तो देखिएगा, ऊपर यदि द्विघात समीकरण है तो उसके 2 मूल होंगे और यह त्रिघात समीकरण है तो इससे 3 मूल होंगे, अल्फा बीटा और गामा। तो जब 3 मूल होते हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपान ए और अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी अपान ए। तो यह तीनों कंडीशन भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर 6 त्रिभुज। अब त्रिभुज के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण फार्मूले इसमें होंगे। तो आप त्रिभुज के बारे में पहले कुछ आकृतियों के बारे में आप याद रखिएगा। पहला समरूप आकृति। तो समरूप आकृति वी आकृति होती हैं जिनके आकार समान होते हैं परंतु आयाम समान नहीं होते हैं, जैसे रेखाखंड, समबाहु त्रिभुज, वृत्त, वर्ग। ये सभी क्या कहलाते हैं? समरूप आकृतियां कहलाते हैं। और समरूप आकृतियों के क्या क्या कंडीशन होते हैं कि दो आकृतियां एक दूसरे के समरूप होती हैं। तो यदि यह हमारा एक त्रिभुज है और यह एक दूसरा त्रिभुज है तो हम किस आधार पर कहेंगे कि यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं? तो पहला कंडीशन उसमें याद रखिएगा, उनके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण मीन्स कि यह जो कोण ए है यह इस कोण पी के बराबर हो और यह जो कोण बी है यह कोण क्यू के बराबर हो तथा कोण सी कोण आर के बराबर हो। तो हम कह सकते हैं कि यह संगत कोण आपस में बराबर हैं। और दूसरा कंडीशन याद रखिएगा, संगत लंबाई के अनुपात भी समान होते हैं। संगत लंबाई के अनुपात का मतलब कि इस ए बी और अपान पी क्यू का जो रेशियो प्राप्त होता है वह ए सी अपान पी आर के रेशियो के बराबर हो या इस बी सी अपान क्यू आर के रेशियो के बराबर हो। हम यह भी कह सकते हैं कि यह विकर्ण ए डी अपान पी एस इनका भी रेशियो आपस में बराबर होना चाहिए। तो हम यह कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। सिंपल तरीके से हम यह कह सकते हैं कि यदि हम इस त्रिभुज को उस त्रिभुज के ऊपर उठा के रखते हैं और वह दोनों एक दूसरे को ढक नहीं लेते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा? समरूप त्रिभुज कहलाएगा। और यदि वह ढक लेगा तो हम उसे क्या कहेंगे? तब सर्वांगसम त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्वांगसम त्रिभुज। तो अब समरूप आकृतियों के क्षेत्रफल का अनुपात याद रखिएगा। क्षेत्रफल के अनुपात का फार्मूला होता है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपान एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, अर्थात ए बी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर ए सी अपान पी आर का होल स्क्वायर बराबर बी सी अपान क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए डी अपान पी एस का होल स्क्वायर। तो जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं तो उनके त्रिभुजों का अनुपात का फार्मूला भी आप लोग याद रखिएगा। अब अगली आकृति आती है सर्वांगसम आकृति। सर्वांगसम आकृति वह आकृति होती है जिसका आकार तथा आयाम दोनों समान होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जब एक आकृति को दूसरे आकृति के ऊपर रखा जाता है और वह उसे पूरा ढक लेती है तो हम उसे क्या कहेंगे? सर्वांगसम आकृति कहेंगे। अब सर्वांगसम आकृति होने के कंडीशन क्या क्या हैं? तो सर्वांगसम आकृति होने के 3 कंडीशन हैं। हम लोग मान लेते हैं कि यदि हमारा त्रिभुज एक ए बी सी है और एक दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है तो यह दोनों त्रिभुज कब एक दूसरे के क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। तो उसमें पहला कंडीशन होता है भुजा भुजा भुजा, यानी इस पहले त्रिभुज की भुजा और इस दूसरे त्रिभुज की भुजा तीनों आपस में बराबर हो तो हम क्या कहेंगे कि यह सर्वांगसम त्रिभुज हैं। दूसरा कंडीशन होता है भुजा कोण भुजा, यानी इस पहले त्रिभुज ए बी सी में यदि दो भुजाएं व एक कोण इस दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं व एक कोण के बराबर हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है, यानी साइड एंगल साइड। और तीसरा कंडीशन होता है कोण भुजा कोण, यानी हम यह कह सकते हैं यदि इस पहले त्रिभुज ए बी सी के दो कोण व एक भुजा इस दूसरे त्रिभुज के दो कोण व एक भुजा के बराबर हो तो हम
कहेंगे कि यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। तो यह तीनों कंडीशन याद रखिएगा कि समरूप आकृति कब कहलाती हैं, जब पहला कंडीशन साइड 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 यानी तीनों भुजाएं बराबर हों, दूसरा साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा बराबर हो, तीसरा एंगल साइड एंगल कोण भुजा कोण बराबर हो। एक नोट आप लोग याद रखिएगा कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती है। यानी जितनी सर्वांगसम आकृतियां होती हैं वे सभी समरूप तो होती हैं, परंतु यह जरूरी नहीं है कि सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो। तीसरा, यदि कोई हमारा समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 अंश का हो। तो यदि कोई आपको समकोण त्रिभुज गिवन है तो उसमें हमारा एक प्रमेय लगता है जिसे पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और याद रखिएगा 90 डिग्री के ठीक सामने की जो भुजा होती है वही कर्ण कहलाती है, और जिसके ऊपर हमारा यह त्रिभुज टिका रहता है उसे आधार कहते हैं, और जो हमारे परपेंडिकुलर रहता है उसे हम लोग लंब कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति। तो देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति में। तो निर्देशांक ज्यामिति में आप याद रखिएगा यह हमारे दो अक्ष एक दूसरे को किसी बिंदु O काटते हैं, तो इससे 4 हमारे कोऑर्डिनेट बनते हैं। जो पहला कोऑर्डिनेट होता है इसमें धनात्मक धनात्मक, दूसरे कोऑर्डिनेट में धनात्मक ऋणात्मक, और तीसरे कोऑर्डिनेट में ऋणात्मक ऋणात्मक, और चौथे कोऑर्डिनेट में धनात्मक ऋणात्मक प्राप्त होता है। तो यदि कोई आपको बिंदु x और y गिवन है तो याद रखिएगा जो पहला बिंदु x रहता है इसे भुज कहते हैं, और जो दूसरा बिंदु y रहता है उसे कोटि कहते हैं। जब रेखाएं x अक्ष पर काटती हैं तो y बराबर 0 होता है, और जब रेखाएं y अक्ष पर काटती हैं तो x बराबर 0 होता है। अब इसमें सूत्र हमारा पहला आता है दूरी सूत्र, यानी दो बिंदुओं x1 y1 व x2 y2 के बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा। तो यदि दो बिंदु हम मान लेते हैं x1 y1 और x2 y2 है तो यह AB की दूरी क्या होगा। तो AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूसरा इसमें फार्मूला आता है हमारा विभाजन सूत्र। इसमें दो सूत्र बनते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। तो पहला हम लेते हैं विभाजन सूत्र में आंतरिक। यदि दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को बिंदु x y m1 संबंधी m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करते हों तो उनके निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे। तो याद रखिएगा यह हमारे दो बिंदु हैं, पहला x1 y1 और दूसरा x2 y2, और इनको एक बिंदु x और y m1 संबंधी m2 में विभाजित कर रहा है। तो इनके निर्देशांक क्रमशः x बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और y का मान हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो इसको याद करने का ट्रिक भी याद रखिएगा, जब x पूछेगा तो हमारा x रहेगा, और जब m1 रहेगा तो वहाँ पे x2 आएगा, और जब m2 रहेगा तो वहाँ पे x1 आएगा। ठीक इसी प्रकार यदि y का हम लोग बिंदु निकालेंगे तो जब y निकालेंगे तो इसमें y ही आएगा, परंतु जब m1 आएगा तो उसके साथ y2 आएगा, और जब m2 आएगा तो उसके साथ y1 आएगा। अब इसमें अगला फार्मूला बनता है कि दो बिंदुओं x1 y1 व x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। यदि दो हमारे बिंदु x1 y1 और x2 y2 हैं तो उनके रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक x और y क्या होंगे। तो इसका फार्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। यानी जब दोनों बिंदु एक दूसरे से समान दूरी पर होते हैं तो यह कंडीशन होता है। अब इसमें नेक्स्ट फार्मूला होता है विभाजन सूत्र का बाह्य। यदि किसी दो बिंदुओं को कोई तीसरा बिंदु बाह्य रूप से यदि विभाजित कर रहा हो तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 को कोई तीसरा बिंदु x y बाह्य रूप से m1 संबंधी m2 में विभाजित करता है तो उस बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो देखिए इस डायग्राम में यह हमारा बिंदु x1 y1 है और दूसरा बिंदु x2 y2 है, और कोई एक बाह्य बिंदु हमारा x y है जो इस x1 से x में m1 में विभाजित करता है और x2 से x में m2 में विभाजित करता है। तो इस x और y के निर्देशांक क्या होंगे।
तो इस यक्स का निर्देशांक होगा x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2 और इस y का निर्देशांक हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। तो इन दोनों का फार्मूला आप याद रखिएगा। बस दोनों में डिफरेंस क्या होता है, यदि आपसे आंतरिक विभाजन सूत्र का निर्देशांक पूछेगा तो इस माइनस के स्थान पे क्या आ जाता है, प्लस, और जब बाएं वाला पूछेगा तो यह क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। नेक्स्ट फार्मूला, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी कोई त्रिभुज यदि आपको ए बी सी दिए हैं और उनके निर्देशांक दिए हैं तो उनका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 कोष्ठक में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और यदि कोई त्रिभुज है उसके बिंदु तो दिए हैं निर्देशांक के, परंतु यदि उसका केंद्रक हमको निकालना हो तो केंद्रक P का निर्देशांक जो होता है वह x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और कामा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, यानी x1 x2 x3 तीनों को आपस में जोड़ के 3 से भाग दे देंगे तो x का बिंदु मिल जाएगा, और जब y1 y2 y3 तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे तो हमको y का मान मिल जाएगा। छठा कंडीशन याद रखिएगा, यदि तीन बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आता है तो वो तीनों बिंदु संरेख होंगे। तो यदि आपसे यह पूछ दे कि तीन बिंदु संरेख कब होंगे, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें शून्य प्राप्त हो। नेक्स्ट चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो पहला हम लिखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। तो याद रखिएगा टोटल हमारे 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा, छठवा कॉट थीटा। तो पहले हम एक त्रिभुज लेते हैं और इन त्रिभुज के माध्यम से आपको बताते हैं कि हम कैसे इनका अनुपात निकालते हैं। तो यदि हमारा कोई त्रिभुज है, यदि इसमें यह हमारा एंगल थीटा हो तो याद रखिएगा जो थीटा के ठीक सामने की भुजा होती है वह लंब कहलाती है, और जो 90 अंश के ठीक सामने की भुजा होती है वह कर्ण कहलाती है, और जिसके ऊपर हमारा यह त्रिभुज टिका हुआ है वह आधार कहलाता है। साइन थीटा का जो हमारा फार्मूला होता है वह लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का फार्मूला आधार बटा कर्ण, टेन थीटा का फार्मूला लंब बटा आधार। आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, लाल बटा कक्का। तो देखिए ये फार्मूला आ गया, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण एंड टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक इसी प्रकार इसके तीन और त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, और इसको भी याद करने का ट्रिक याद रखिएगा। अब उसी का जस्ट हम उल्टा कर देंगे, कक्का बटा लाल, यानी कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार एंड कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति व्युत्क्रम अनुपात। तो पहला साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा एंड टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा। और इस टेन थीटा को ही हम लोग साइन और कॉस के रूप में लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। नेक्स्ट कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, और इस कॉट थीटा को ही हम लोग साइन और कॉस के रूप में लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो यह 6 त्रिकोणमिति व्युत्क्रम अनुपात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग फार्मूला इसमें वर्ग नियम। तो पहला वर्ग नियम होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यदि हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक इसी प्रकार यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा वर्ग नियम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो यदि हम यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो सेक स्क्वायर थीटा -1, एंड यदि हम इस टेन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिलेगा, 1। तीसरा वर्ग नियम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यदि हम यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। और यदि इस कॉट स्क्वायर थीटा को हम इधर भेज दें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यह 3 वर्ग नियम भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट लेते हैं हम लोग त्रिकोणमिति मान।
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से बताते हैं कि कैसे याद रखिएगा। तो हम लोग ट्रिक में यह 0 है तो 0 से स्टार्ट करेंगे और क्रमशः एक एक बढ़ेंगे। तो 0, 1, 2, 3, 4 और जो यह लास्ट 4 मिला है उसी 4 से हम लोग सब में डिवाइड कर देंगे। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और सभी का हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे। तो क्या लगा देंगे? अंडर रूट। तो अंडर रूट 0/4, अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 4/4। अब सबका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमको साइन का मान देगा। तो पहला साइन 0 अंश का मान। तो देखिए यदि हम 0/4 यानी जब 0 में हम 4 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा? 0 और 0 का अंडर रूट 0। 1/4 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2। ठीक इसी प्रकार यदि हम 2 को 4 से काट दें तो 1/2 मिलेगा। तो 1 का अंडर रूट 1, 2 का अंडर रूट 2। ठीक इसी प्रकार यदि 3 और 4 का अंडर रूट निकालें तो 3 का अंडर रूट 3 और 4 का 2 और यह 4 से 4 कट जाएगा यानी अंडर रूट 1 और अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। अर्थात साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान अंडर रूट 3/2, साइन 90 अंश का मान 1। ठीक इसी प्रकार अब कास का लिखते हैं। तो साइन में हम लोग इस डायरेक्शन में चले हैं तो अब कास में हम इसी के उल्टा डायरेक्शन में चलेंगे तो हमको कास की वैल्यू मिलती जाएगी। तो कास 0 अंश की वैल्यू 1, कास 30 अंश की वैल्यू अंडर रूट 3/2, कास 45 अंश की वैल्यू 1/√2, कास 60 अंश की वैल्यू 1/2, कास 90 अंश की वैल्यू 0। अब ले लेते हैं 10। तो 10 में याद रखिएगा इस साइन और कॉस दोनों का आपस में हम लोग डिवीजन कर दें तो हमको 10 की वैल्यू मिलती जाएगी। तो 10 थीटा बराबर 0/1 तो क्या हो जाएगा? 0। 10 30 अंश बराबर इसमें इसका भाग देंगे तो 1/√3। 10 45 अंश का मान 1, 10 60 अंश का मान अंडर रूट 3, 10 90 अंश का मान अपरिभाषित। अब अगला लिखते हैं कॉट का। तो कॉट में देखिएगा 10 में यदि हम इस डायरेक्शन में चले हैं तो काट की वैल्यू लिखते समय हम इसी के उल्टे डायरेक्शन में चलेंगे परंतु इधर से लिखेंगे। तो काट 0 अंश की वैल्यू अपरिभाषित, काट 30 अंश की वैल्यू अंडर रूट 3, काट 45 अंश की वैल्यू 1, काट 60 अंश की वैल्यू 1/√3, काट 90 अंश की वैल्यू 0। अब ले लेते हैं सेक। सेक 0 अंश का मान 1, सेक 30 अंश का मान 2/√3, सेक 45 अंश का मान अंडर रूट 2, सेक 60 अंश का मान 2, सेक 90 अंश का मान अनंत, कॉसेक 0 अंश का मान अनंत, कॉसेक 30 अंश का मान 2, कॉसेक 45 अंश का मान अंडर रूट 2, कॉसेक 60 अंश का मान 2/√3, कॉसेक 90 अंश का मान 1। अब बात करते हैं कि यदि आपके एग्जाम में 90 अंश से अधिक के त्रिकोणमिति का मान पूछ दे तो आप कैसे निकालेंगे? तो उसको हम लोग एज ए ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। तो हम एक ड्रा कर देते हैं कोऑर्डिनेट। इस कोऑर्डिनेट पे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा 0 डिग्री है और यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री है और यहाँ पे 270 डिग्री है और पुनः यहाँ पे हमारा 360 डिग्री है। अब इसको हम यहाँ से यहाँ बढ़ते हैं। तो जब इसको ऐसे बांट देते हैं तो ये हमारे 4 कोऑर्डिनेट बन जाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो याद रखिएगा जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है इसमें हमारा 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा मिलता है। जो सेकेंड कोऑर्डिनेट होता है वहाँ पे 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा प्राप्त होता है। एंड थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारा 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा मिलता है। एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में 270 प्लस थीटा अपान 360 माइनस थीटा मिलता है। यदि आप इसको डिटेल में त्रिकोणमिति का फार्मूला देखना चाहते हैं तो इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें आप यह भी याद रखिएगा कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारी सभी त्रिकोणमिति राशियाँ क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। जबकि सेकेंड कोऑर्डिनेट में हमारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, शेष सभी त्रिकोणमिति राशियाँ नेगेटिव होती है। ठीक इसी प्रकार थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन और कॉट हमारी पॉजिटिव होती है, शेष त्रिकोणमिति राशियाँ नेगेटिव होती है। एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, शेष त्रिकोणमिति राशियाँ नेगेटिव होती है।
एक चीज़ और आप याद रखिएगा यहाँ पे कि यदि कहीं आपको 90 प्लस थीटा दिख जाए या 90 माइनस थीटा दिख जाए या 270 प्लस थीटा दिख जाए या 270 माइनस थीटा दिख जाए तो साइन किस में परिवर्तित हो जाता है? कॉस में। और कॉस किस में परिवर्तित हो जाता है? साइन में। ठीक इसी प्रकार टेन किस में परिवर्तित हो जाता है? कॉट में। एंड कॉट किस में परिवर्तित हो जाता है? टेन में। सेक किस में परिवर्तित हो जाता है? कॉसेक में। एंड कॉसेक सेक में परिवर्तित हो जाता है। और यदि आपको कहीं 180 प्लस थीटा दिख जाए या 180 माइनस थीटा दिख जाए या 360 प्लस थीटा दिख जाए या 360 ही माइनस थीटा दिख जाए तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा और कॉसेक का कॉसेक रहेगा, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आइए हम एक चार्ट के माध्यम से यह याद कर लेते हैं कि जब हमको 90 अंश से अधिक का मान देगा तो हम कैसे उस त्रिकोणमिति का मान निकालेंगे। तो देखिए हम लेते हैं पहला साइन, कॉस, टेन, कॉट और नीचे हमारा 2 है कॉसेक एंड सेक। तो हम लोग पहला लेते हैं 90 माइनस थीटा। हम एक आपको समझा दे रहे हैं, आप ठीक इसी प्रकार सभी का निकाल लीजिएगा। मैं बस डायरेक्ट आपको यहाँ पे रिवाइंड करा दे रहा हूँ। तो 90 माइनस थीटा, तो याद रखिएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा एंड सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। ठीक इसी प्रकार साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा एंड कॉट 90 प्लस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा एंड कॉसेक 90 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा एंड सेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा। अब 180 का ले लेते हैं तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा एंड कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा एंड टेन 180 माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा एंड कॉट 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा एंड सेक 180 माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। ठीक इसी प्रकार आप इस 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा एंड 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा का नोट कर लीजिए या इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ़ोन में रख लीजिए। अब बात कर लेते हैं कि यदि आपको एंगल माइनस में दिया हो तो हम माइनस का कैसे निकालेंगे। तो याद रखिएगा यदि साइन माइनस थीटा हो तो माइनस साइन थीटा मिलता है, यदि कॉस माइनस थीटा हो तो कॉस थीटा मिलता है, यदि टेन माइनस थीटा हो तो माइनस टेन थीटा मिलता है एंड यदि कॉट माइनस थीटा हो तो माइनस कॉट थीटा मिलता है, कॉसेक माइनस थीटा हो तो माइनस कॉसेक थीटा मिलता है, जबकि सेक माइनस थीटा हो तो प्लस सेक थीटा मिलता है। तो इन सब बातों का भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें बस आप 2 कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, पहला उन्नयन कोण कैसे बनता है और अवनमन कोण कैसे बनता है। तो देखिए यदि हमारा कोई क्षैतिज रेखा है और इस क्षैतिज रेखा पर कोई हमारा व्यक्ति ऊपर की तरफ किसी वस्तु को देख रहा है तो इस ऊपर की तरफ देखने में इस वस्तु और इस क्षैतिज रेखा से जो कोण बनता है वह हमारा उन्नयन कोण कहलाता है। जबकि जब कोई किसी ऊंचाई पर बैठा है और उस ऊंचाई से अपने नीचे की तरफ किसी वस्तु को देख रहा है तो उस ऊंचाई पर बैठे क्षैतिज स्तर तथा वस्तु के मध्य बनने वाला जो कोण होता है वह अवनमन कोण कहलाता है। तो इन दोनों कोणों को आप याद रखिएगा, आपके बोर्ड के एग्जाम में इस त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसमें पहला हम लिखते हैं वृत्त। तो इसमें याद रखिएगा वृत्त का व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अब दूसरा इसमें सेक्शन आ जाता है हमारा अर्धवृत्त। अर्धवृत्त मीन्स
यदि हम वृत्त को दो बराबर भागों में काट दें तो वह क्या कहलाता है? अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त की परिधि पाई आर, अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर प्लस 2 आर। तीसरा, चतुर्थांश। यदि हम अर्धवृत्त को दो बराबर भागों में काट दें तो उसका प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। तो इसमें पहला, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश की परिधि बराबर 1/2 पाई आर, चतुर्थांश का परिमाप बराबर 1/2 पाई आर प्लस 2 आर। नेक्स्ट आकृति, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। वृत्ताकार वलय का मतलब कि हम मान लेते हैं कि हमारा कोई एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r2 है तथा इसके बाहर कोई दूसरा वृत्त इसको ढके हुए लिया गया है जिसकी त्रिज्या r1 है। तो यदि हम इस रंगे हुए पार्ट का यदि हमको क्षेत्रफल निकालना हो तो वह वलय बनेगा। तो उसी वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल होता है पाई r1 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर, और दोनों में से यदि पाई को कॉमन ले लेंगे तो यही बन जाता है फार्मूला पाई कोष्ठक में r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, जहां r1 बाह्य वृत्त की त्रिज्या है और r2 अंतः वृत्त की त्रिज्या है। नेक्स्ट आकृति, त्रिज्यखंड। तो अब बात कर लेते हैं कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहला, त्रिज्यखंड को ही हम लोग क्या कहते हैं? लघु त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सेकेंड, यदि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि हम इस लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड प्राप्त हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला निकल के आता है पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री माइनस θ/360 डिग्री। इसमें नेक्स्ट फार्मूला याद रखिएगा, चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं, यानी चाप यह ए से बी तक चाप कहलाता है और इस चाप की लंबाई हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चाप की लंबाई का फार्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, या यदि इस 2 से इस 360 डिग्री को काट दें तो θ/180 डिग्री इंटू पाई आर। नेक्स्ट आकृति, वृत्तखंड। यदि हम यह एक त्रिभुज ले लें और इसमें यदि हमारा यह ए पी बी एक वृत्तखंड हो तो इस वृत्तखंड का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला? आर स्क्वायर कोष्ठक में पाई θ/360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा, एंड दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इन दोनों फार्मूलों को आप याद रखिएगा बोर्ड के एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा यह इंपॉर्टेंट है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल। नेक्स्ट चैप्टर 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें भी हम लोग कुछ 3D आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे और उनका क्षेत्रफल देखेंगे। तो 3D आकृति में हमारी पहली आकृति आती है घन। घन किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर हो तो उसे घन कहते हैं। तो इसमें कुछ फार्मूले हैं, आप उसको याद रखिएगा। पहला, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। दूसरा, घन का पार्श्व पृष्ठीय का मतलब होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे भुजा का स्क्वायर। तीसरा, घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब। चौथा, यदि घन का हमको विकर्ण निकालना हो तो घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुणे भुजा। चौथा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब इसके निचले या ऊपरी पृष्ठ को शामिल न किया गया हो तो 5 इंटू भुजा का स्क्वायर। नेक्स्ट आकृति, घनाभ। घनाभ एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर नहीं होती है। तो घनाभ में पहला फार्मूला आता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्ठक में LB प्लस BH प्लस HL। दूसरा फार्मूला घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय का मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्ठक में L धन B गुणे H, जहाँ L लंबाई, B चौड़ाई और H ऊंचाई होती है। तीसरा, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। चौथा,
घनाभ का विकर्ण बराबर अंडर रूट में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एंड लास्ट, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब इसके ऊपरी या निचले को शामिल न किया गया हो, तब फार्मूला हो जाता है यल बी प्लस 2 कोष्टक में यल प्लस बी गुणे यच, जहाँ यल लंबाई, बी चौड़ाई और यच ऊंचाई होती है। नेक्स्ट आकृति बेलन। तो यदि हम मान लेते हैं कि यह बेलन में ऊपर और नीचे क्या है, वृत्त है, तो यहाँ से यहाँ तक यह हमारी क्या कहलाती है, त्रिज्या, तथा यहाँ से यह पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, ऊंचाई। तो इसमें ले लेते हैं पहला बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। दूसरा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर। तीसरा, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन से रिलेटेड यह तीनों फार्मूले आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, फोर्थ आकृति खोखला बेलन, यानी जब एक छोटे से बेलन को एक बड़े से बेलन से ढक दिया जाता है तो उनके बीच जो जगह बचता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खोखला बेलन कहते हैं। तो देखिए, यदि हम मान लेते हैं कि जो हमारा छोटा बेलन है उसकी त्रिज्या स्मॉल आर है और जो बड़ा बेलन है उसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। तो यदि खोखले बेलन का हमको बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। और यदि खोखले बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका फार्मूला हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच। और जब खोखले बेलन में प्रयुक्त धातु का आयतन ज्ञात करना हो तो पाई कोष्टक में कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एच। और जब खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 पाई कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कोष्टक बंद। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई पहले कोष्टक में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एंड दूसरे कोष्टक में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस एच। अब अगली आकृति आती है हमारी पांचवी, शंकु। तो देखिएगा, शंकु में जो हमारा यह नीचे होता है यह एक वृत्ताकार होता है। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है तथा यहाँ से यह सीधी जो लंबवत दूरी होती है वह ऊंचाई कहलाती है और जो तिरछी दूरी होती है यह हमारी तिर्यक ऊंचाई कहलाती है, जिसे यल से प्रदर्शित करते हैं। इसमें भी यह तीन फार्मूले याद रखिएगा। पहला, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर यल। दूसरा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर कोष्टक में यल प्लस आर। एंड तीसरा, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ यल तिरछी ऊंचाई, आर शंकु की त्रिज्या एंड एच शंकु की ऊंचाई होती है। यदि आपको यह तिरछी ऊंचाई या तिरछी लंबाई यल नहीं गिवन है तो यल का भी एक फार्मूला होता है। शंकु की तिरछी ऊंचाई यल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नेक्स्ट आकृति गोला। तो इसमें दो फार्मूला याद रखिएगा। पहला, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर एंड सेकेंड, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। दूसरा, अर्धगोला। यदि हम गोले को दो बराबर भागों में काट दें तो उसका प्रत्येक भाग अर्धगोला कहलाता है। तो इसमें तीन फार्मूले याद रखिएगा। पहला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। सेकेंड, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। फोर्थ, अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। एंड अगली आकृति छिन्नक। तो अब छिन्नक से देखिए आपके कौन कौन से महत्वपूर्ण फार्मूले होंगे। तो पहले तो आप यह समझिए कि छिन्नक किसे कहते हैं। यदि हम इस शंकु को यहाँ से काट दें और काटने के बाद जो हमारी आकृति बनेगी वही छिन्नक कहलाती है। तो देखिए, जब यहाँ से काटेंगे तो यह नीचे वाला हिस्सा चौड़ा रहेगा और ऊपर वाला हिस्सा पतला रहेगा। तो जो ऊपर वाला हिस्सा रहेगा यहाँ पर भी एक हमारा वृत्त बन जाएगा और नीचे भी एक वृत्त है। तो ऊपर वाले वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं R1 और नीचे वाले वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं R2 और यह दोनों के बीच की दूरी को, लंबवत दूरी को मान लेते हैं H और तिरछी दूरी को मान लेते हैं स्मॉल l। तो इसमें तीन फार्मूले बनते हैं। पहला, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई कोष्टक में R1 प्लस R2 कोष्टक बंद इंटू यल।
जहाँ यल बराबर होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखिएगा पाई कोष्टक में R1 प्लस R2 इंटू यल। दूसरा फार्मूला होता है छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई यल कोष्टक में R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। तीसरा फार्मूला होता है छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई एच कोष्टक में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो यह तीनों फार्मूला भी आप याद रखिएगा और कोशिश करिए कि आप इन फार्मूलों को अपने कॉपी में नोट भी करते चलें, ताकि जब आप यूपी बोर्ड का पेपर देने जाएं तो आप तुरंत उसे एक बार सभी महत्वपूर्ण फार्मूलों का आप रिवीजन कर सकें। एंड लास्ट चैप्टर 14 सांख्यिकी। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक, इसमें हम लोग कुछ केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन करते हैं और इस केंद्रीय मापन में हमको माध्य, माध्यिका और बहुलक इन्हीं तीनों का फार्मूला याद रखना है। और माध्य, माध्यिका तथा बहुलक का बेसिक आप कक्षा 9 में पढ़ चुके होंगे, परंतु यहाँ पे हम लोग जितने फार्मूले पढ़ेंगे सब वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों का पढ़ेंगे। तो इसमें पहला हमारा फार्मूला है अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। अब अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य में आपसे दो प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। पहला, जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में न हो। यदि हम मान लेते हैं कि माना n प्रेक्षण x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn है, तो उसका माध्य क्या होगा? तो माध्य बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन xn अपान n, या x बार बराबर हो जाएगा समेशन ऑफ i बराबर 1 से n x i अपान n, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूं कि कैसे यह आंकड़ा जब बारंबारता बंटन के रूप में न हो। यह देख लीजिए, ऐसे आपको एग्जाम्पल दे देगा आंकड़े 1 2 2 5 3, तो इसका माध्य बताइए। तो इसमें देखिए यह हमारा बारंबारता बंटन के रूप में नहीं दिया है, तो आप डायरेक्ट इसमें फार्मूला लगाएंगे कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, और कुल पदों का योग यानी इस सभी को आप जोड़कर 5 से भाग दे देंगे तो उसका माध्य निकल जाएगा। नेक्स्ट टाइप बनता है जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में हो, यानी जब आंकड़े आपको बारंबारता बंटन के रूप में देगा तो आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तो हम मान लेते हैं कि माना x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn चर हैं जिनकी बारंबारताएं क्रमशः f1 f2 f3 एंड सो ऑन fn है, तो माध्य x बार बराबर हो जाएगा x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस एंड सो ऑन xn fn अपान f1 प्लस f2 प्लस एंड सो ऑन प्लस fn, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं x बार बराबर समेशन ऑफ i बराबर 1 से n एफ आई एक्स आई अपान समेशन ऑफ एफ आई। तो इसको भी मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बता दूं कि कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए, एक आपको एक साइड चर दिया है और एक साइड बारंबारता दिया है, तो इसका आप कैसे माध्य निकालेंगे? याद रखिएगा, जो चर दिया रहता है उसको हम लोग एक्स आई मानते हैं और जो बारंबारता रहता है उसको हम लोग एफ आई मानते हैं। तो इधर एक और हम कॉलम बना लेंगे और इसमें हम निकालेंगे एक्स आई गुणे एफ आई, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम एक्स आई एफ आई निकालते जाएंगे। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 4 जा 12 और 4 1 जा 4, इन सभी को आप जोड़ देंगे तो यह 22 आएगा। और समेशन ऑफ एफ आई है, तो इस एफ आई के कॉलम को आप जोड़ दीजिएगा तो यह आपका 9 आएगा। तो जब समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई में समेशन ऑफ एफ आई का भाग दे देंगे तो आपका उसका माध्य मिल जाएगा। तो नेक्स्ट फार्मूला आता है जब हमारे आंकड़े वर्गीकृत हो। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए हमारे पास 3 विधि होती हैं। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, जिसे हम लोग डायरेक्ट मेथड कहते हैं। तो इसमें माध्य एक्स बार बराबर होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपान समेशन ऑफ एफ आई, जहाँ एफ आई बारंबारता एक्स आई वर्ग चिन्ह होता है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? वर्ग चिन्ह एक्स आई बराबर होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा अपान 2। तो इसको
भी हम एग्जाम्पल के थ्रू बता देते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। तो आपको ऐसे प्रश्न दे देगा कि वर्ग अंतराल 10 से 25 पर विद्यार्थियों की संख्या 2, 25 से 40 पर 3, 40 से 55 पर 7, 55 से 70 पर 6, 70 से 85 पर 6, 85 से 100 पर 6। यह देखिए हमको यह वर्गीकृत आंकड़ा दिया यानी वर्गीकृत कर दिया है, तब इसका हम माध्य कैसे निकालेंगे। तो वही फार्मूला यूज करेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपान समेशन ऑफ एफ आई। तो सबसे पहले तो आप यहाँ से एक्स आई निकाल देंगे और आप जानते हैं एक्स आई क्या होता है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाई 2, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो आपका एक नया कॉलम बन जाएगा एक्स आई। यानी इसमें आपको 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे। पहला वर्ग अंतराल का, दूसरा विद्यार्थियों की संख्या का, तीसरा वर्ग चिन्ह का और चौथा हमारा एफ आई एक्स आई का। इस प्रकार आप इसका माध्य निकाल सकते हैं। अब दूसरी विधि आती है इसी की कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड। माध्य एक्स बार बराबर होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपान समेशन ऑफ एफ आई, जहाँ एफ आई बराबर बारंबारता, ए बराबर कल्पित माध्य। यानी कल्पित माध्य क्या होता है, जो एक्स आई वर्ग चिन्ह होता है उसी के बीच का जो मान होता है वह कल्पित माध्य कहलाता है। एंड डी आई बराबर विचलन। विचलन कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए। तो जो प्रीवियस मैं आपको क्वेश्चन बताया हूं उस क्वेश्चन को आप इस विधि के द्वारा भी निकाल सकते हैं। अब तीसरी विधि आती है इसमें माध्य निकालने की, पग विचलन विधि, जिसे हम लोग कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें माध्य एक्स बार बराबर होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपान समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच, जहाँ एफ आई बारंबारता, ए कल्पित माध्य। कल्पित माध्य कैसे निकालते हैं, जो एक्स आई का मान निकलता है उसी के बीच का जो मान होता है वही हमारा क्या कहलाता है, कल्पित माध्य कहलाता है। एंड यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए अपान एच, या इसी को लिख सकते हैं डी आई अपान एच। एंड डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए एंड एच बराबर वर्ग माप। वर्ग माप कैसे निकालते हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो याद रखिएगा जब आपको वर्ग चिन्ह निकालना हो तो उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर उसमें 2 से भाग दे देंगे, परंतु यदि आपको यच यानी वर्ग माप निकालना हो तो आप उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे। तो जब हमारे आंकड़े वर्गीकृत होते हैं तो उनका माध्य हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित माध्य विधि और तीसरा पग विचलन विधि। अब नेक्स्ट अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। अब जब हमारे आंकड़े अवर्गीकृत हो यानी वर्गीकृत न हो तब हम उसका बहुलक कैसे निकालेंगे। तो यदि किसी अंकों के समूह में जिस अंक की आवृत्ति सर्वाधिक बार होती है वह उस समूह की बहुलक कहलाती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दे दिया है 2 4 1 3 4 6 4 1 6 4। तो पूछ दिया जाए कि इसका बहुलक क्या होगा तो आप याद रखिएगा इस समूह में जिस अंक की आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी वह उस समूह का बहुलक कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 सबसे अधिक बार है, इसलिए यह 4 हमारा क्या कहलाएगा, इस समूह का बहुलक कहलाएगा। नेक्स्ट, जब हमारे आंकड़े वर्गीकृत हो, जब आंकड़े वर्गीकृत होते हैं तो उनके बहुलक का फार्मूला होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपान 2 F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 का होल मल्टीप्लाई ऑफ H, जहाँ L बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, H बराबर वर्ग अंतराल की माप, और वर्ग अंतराल अभी बताएं कैसे निकालते हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बराबर बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F2 बराबर बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। तो जो प्रीवियस एग्जाम्पल मैं आपको बताया हूँ आप उसका बहुलक भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। तो जब हमारे आंकड़े अवर्गीकृत होते हैं तो उनका माध्यक हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। जब संख्याओं को गिनने पर विषम होता है तो उनका फार्मूला अलग यूज करते हैं, और जब संख्याओं को गिनने पर सम होता है तो उनका फार्मूला हम अलग यूज करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा यह रहता है, जो भी आपको एग्जाम्पल दिया रहता है हम उन एग्जाम्पल के आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, देन संख्याओं को गिनते हैं। यदि संख्याओं को गिनने पर विषम प्राप्त होती है तो विषम का माध्यक निकालने का फार्मूला होता है माध्यक बराबर n+1/2वां पद, और
जब हम संख्याओं को गिनने पर हमें सम प्राप्त होता है तो सम का माध्यक का फार्मूला होता है माध्यक बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपान 2। तो इसको भी मैं एक एग्जाम्पल द्वारा दिखा देता हूँ कैसे आपसे पूछेगा। तो देखिए आपको इस प्रकार एक आंकड़ा दे देगा और कहेगा कि इसका माध्यक बताइए। तो देखिए यह हमारा अवर्गीकृत आंकड़ा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लोग आरोही अवरोही क्रम में लिख लेंगे। तो हम लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 1 2 3। आप इस प्रकार इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे। लिखने के बाद आप इसको गिनेंगे, यानी n बराबर हमको क्या मिल रहा है 5, जो कि क्या है विषम है। तो जब विषम है तो आप विषम का भी मैं आपको फार्मूला बताया हूँ, आप वह फार्मूला यूज करके इसका माध्यक निकाल सकते हैं। और जब आंकड़ा आपको सम में दिया हो, गिनिए देखिए सम में दिया है 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा सम है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप आरोही अवरोही क्रम में लिखकर सम वाला फार्मूला यूज करके इसका माध्यक निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, जब आंकड़ा वर्गीकृत हो तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H, जहाँ L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n बराबर कुल बारंबारताओं का योग अर्थात समेशन ऑफ Fi, CF बराबर माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, F बराबर माध्यक वर्ग की बारंबारता एंड H बराबर वर्ग अंतराल की माप। और वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। इसमें आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि हम माध्यक वर्ग कैसे डिसाइड करेंगे। तो माध्यक वर्ग जो होता है वह n/2 से ठीक बड़ी और निकटतम मान वाले संचयी बारंबारता का वर्ग अंतराल जो होता है उसी को हम लोग माध्यक वर्ग कहते हैं। तो इस पॉइंट को आप अपने दिमाग में याद रखिएगा कि जब n/2 का मान निकाले और उससे ठीक बड़ी और उसके निकटतम जो मान होता है उसी संचयी बारंबारता का वर्ग जो होता है उसी को हम लोग माध्यक वर्ग कहते हैं। एंड लास्ट, माध्यक माध्यिका व बहुलक में संबंध याद रखिएगा। यह डायरेक्टली आपके बहुविकल्पी में या डायरेक्ट इस पे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 कोष्ठक में माध्य माइनस माध्यिका, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। तो इस प्रकार हमने कक्षा 10 के चैप्टर वाइज फार्मूलों का क्विक रिवाइंड कर लिया। यदि आप एग्जाम देने से पहले एक बार इस वीडियो को देखकर जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका पेपर काफ़ी बेस्ट होगा। तो मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा लें ताकि ठीक इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।